हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने जो उपन्यास थे, उपन्यास का जो काल विभाजन किया गया था उसके बारे में देखा कि उपन्यास का जो काल विभाजन है वो प्रेमचंद को आधार में रखकर, प्रेमचंद को मुख्य मानकर काल का विभाजन किया गया। तो एक तो प्रेमचंद के पहले भी उपन्यास लिखे गए, एक प्रेमचंद के समय में उपन्यास लिखे गए और एक प्रेमचंद के बाद में उपन्यास लिखे गए जो हमें वर्तमान में देखने को मिलते हैं। इन तीन काल विभाजनों में आज जो हम शुरुआत करेंगे वो है प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, यानी प्रेमचंद से पूर्व हिंदी के कौन कौन से लेखक थे जिन्होंने उपन्यास लिखे। तो इसको देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो प्रत्येक दिन शाम को 5:15 बजे अपलोड हो जाती है, तो आप कंटिन्यू मेरे चैनल से जुड़े हुए, क्योंकि इस पे हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करने वाले जिसके अंदर हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट हो गया। हम अब हिंदी की जो गद्य विधाएं हैं उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद में हम काव्य शास्त्र, पाश्चात्य शास्त्र, जो व्याकरण, जो अन्य जो रचनाएं बची है उनके बारे में भी देखेंगे जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस से रिलेटेड हो। बाकी इसके बाद में हम जो ये गद्य विधाएं खत्म हो जाएगी उसके बाद में हम कौन सा टॉपिक लें, व्याकरण की शुरुआत करें, काव्य शास्त्र की करें या पाश्चात्य शास्त्र की करें, आप मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट, कंफ्यूजन होता है तो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास तो पहला नाम आता है हमारे बालकृष्ण भट्ट का, जिनका जन्म 1844 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1914 ईस्वी में हुई थी। इनके जो उपन्यास है, क्योंकि हम उपन्यास विद्या पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इनसे संबंधित जो उपन्यास होंगे वही हम ले रहे हैं। तो इनके उपन्यास है तो आगे मैंने यहाँ पर लिखा नहीं क्योंकि सारे उपन्यास ही है। नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी में है जो बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। रहस्य कथा 1879 ईस्वी में है। 100 अजान एक सुजान 1892 ईस्वी में। ठीक है, तो ये तो इनके मुख्य उपन्यास है। इसके बाद में इनसे संबंधित क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है आचार्य शुक्ल ने इनको हिंदी का स्टील कहा है, मोस्ट है और क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील किसे कहा है? बालकृष्ण भट्ट को। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 से 1899 ईस्वी जन्म हुआ था और ये मृत्यु गए। श्यामा सौपन 1885 ईस्वी, इनका जो महत्वपूर्ण जो उपन्यास है, मोस्ट है ये उपन्यास। ठीक है, इनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी हमारे को जो इनकी विषय वस्तु है वो समझना होता है। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन है जो ऐसे पूछे जाते हैं कि या तो आपको ऐसे पूछ लेगा कि जो श्यामा सौपन उपन्यास है वो किसका है, तो 4 जो एबेसद में लेखकों के नाम होंगे तो ये डॉक्टर जगमोहन सिंह का है। या फिर आपको, जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि ये क्वेश्चन थोड़े करने में आपको दिक्कत हो सकती है। क्यों दिक्कत हो सकती है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए, ब, स और द इधर दे रखे और इधर भी जैसे वो 4 दे रखे, तो यहाँ पर जैसे मान लिया उपन्यासों के नाम होंगे 4 और इधर फिर यहाँ पर लेखकों के नाम होंगे, तो इसको आपको इसे मैच करवाना होता है, ऐसे मैच करवाना होता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं। गलत क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपको जो 4 जो लेखक होते हैं उनकी चारों के बारे में रचनाएं याद होना जरूरी है कि ये रचना किसकी है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है। और लगभग आप मान के चलिए 15 से 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन है वो हमारे हिंदी साहित्य का, सॉरी वो हिंदी जो पेपर होगा आपके फर्स्ट ग्रेड का उसके अंदर 15 से 20 क्वेश्चन है वो इस तरह के आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन है उसको करने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो आप इनको अच्छे से याद करिए। मेहता लजाराम शर्मा 1863 से 1931 ईस्वी, आदर्श हिंदू 1914 ईस्वी, आदर्श दंपति 1904 ईस्वी। आगे देखो, इनसे संबंधित और भी उपन्यास है और भी है, परंतु मैंने यहाँ पर वो लिया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, क्योंकि जैसे फालतू का जो कचरा होता है वो ज्यादा भरने से कोई मतलब नहीं है। जैसे मान के चले हम कि एक जैसे 600 पेज की आपकी गाइड होती है, 600 पेज की एक गाइड होती है, उसमें से आपके 100 में से 100 क्वेश्चन आ जाए, 100 में से 100 क्वेश्चन आ जाए, और एक जैसे मान लिया 200 पेज की है, 200 पेज की है और उसमें से अगर 85% आ रहे हैं
उसमें से अगर 85% ही आ रहे तो आपको ज्यादा वरीयता 200 पेज वाली गाइड को देनी चाहिए, 600 पेज वाली को स्किप कर देनी चाहिए। क्यों कर देनी चाहिए, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि जब आप 200 पेज पढ़ोगे तो इसको आप बार बार रिवीजन करोगे, और बार बार रिवीजन करने से हमारा जो एक माइंड है, उस माइंड का एक सिस्टम होता है। हिंदी में एक दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सील पे पड़त निशान। यानी जब बार बार अभ्यास करते हैं तो हमारी जो कमजोर बुद्धि है वो भी एक अच्छे ज्ञान में बदल जाती है। जिस प्रकार उदाहरण दिया आगे कि जिस प्रकार रस्सी है वो मुलायम होती है और जो पत्थर होता है वो कठोर होता है, फिर भी जब हम कुएं से पानी निकालते हैं तो उसमें जो पत्थर लगा होता है, उस पत्थर पे जो बार बार वो रस्सी आती है और जाती है तो उस पर एक निशान छोड़ देती है। ऐसा का ऐसा ही हमारे दिमाग में होता है। जो कठोर चीजें होती है उसको भी अगर बार बार पढ़ते हैं तो वो दिमाग में सरल बन के एकदम से सेट हो जाती है। तो अब देखिए 600 पेज की गाइड, 600 पेज की गाइड को मान के चलिए कि दिन के अगर आप मान लीजिए 100 पेज पढ़ते हो तो 6 दिन लगेंगे आपको। 600 पेज की गाइड को पढ़ने में कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। दूसरी बार आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो 7वें दिन आपके वापस नंबर आएगा इसका, 7वें दिन नंबर आएगा। और अगर दिन के आप 50 पेज पढ़ते हो, दिन के 50 पेज पढ़ते हो तो उसका नंबर आएगा 14 दिन बाद में, 14 दिन बाद में आएगा। जैसे 12 दिन हो गए, 13वें दिन नंबर आएगा इसका, 13 दिन बाद में नंबर आएगा। अब देखिए इसके बाद में हमारी अकेली हिंदी तो है नहीं, अकेली हिंदी तो है नहीं, दूसरी सब्जेक्ट को भी आपको टाइम देना होता है, तो आप 50 पेज से ज्यादा नहीं पढ़ सकते हो। तो मिनिमम मानिए महीने में आप इसको 2 बार पढ़ सकते हो। और वही अगर आपके पास में 200 पेज की गाइड है, 200 पेज की गाइड है तो आप उसको 50 पेज पढ़ते हो तो 5वें दिन इसका नंबर आ जाएगा। तो आपको पता है 3-4 दिन तो आपको चीजें याद भी रहती है, 3-4 दिन तो चीजें याद भी रहती है। 15-15 दिन का टाइम हो जाए तो आप देखना कि 15 दिन बाद में जो पहले वाले जो पढ़ा था आपको ऐसा लगता है कि वो तो ऐसा लगता है कि कभी पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि दिमाग है उसकी कैपेसिटी इतनी होती है, ज्यादा लंबे टाइम तक याद नहीं रख सकते। तो अब एग्जाम में बात करें कि भाई इनमें से 100 क्वेश्चन आ रहे तो 100 क्वेश्चन तो हम 600 पेज की गाइड को याद ही नहीं कर पाएंगे, याद ही नहीं कर पाएंगे। तो वो क्वेश्चन छूट जाते और वहां पर हम 85% नहीं कर पाते, वहां पर 60 पेज आकर अटक जाते और 60 पे अटक जाते और मेरिट 70 पे गई तो हम रह जाते। और यहाँ 85% जिस गाइड में जैसे आ रहे हैं तो आप लगभग 85% नहीं तो 80 से बाहर निकल जाओगे, 80 से बाहर निकल जाओगे और मेरिट 70 पे तो आप इसको क्रॉस कर जाओगे। तो हमारे को तो एग्जाम ही तो क्रॉस करना है, कौन सा 100 में से 100 क्वेश्चन करके आने। ठीक है, तो आप इस प्रकार देखिए जो आपकी अच्छी नोट्स हो, अच्छी जो गाइड हो जिसमें मैटर कम दे रखा हो परंतु वो एग्जाम की दृष्टि से पूरा हो, देखने में कम लगे पर एग्जाम की दृष्टि से पूरा हो, वो चीजें आप अच्छे से देखिए। अब बात करते हैं आगे 5 नंबर की। थोड़ा टाइम खराब किया पर टाइम खराब नहीं है, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा नॉलेज भी तो होना चाहिए, फालतू का कचरा पढ़ते जाएं। जिस प्रकार थोड़ा टाइम और खराब कर लेते, हमारे को जैसे मान लिया कोई गांव जाना हो तो उसका रास्ता तो सही से जो उत्तर दिशा में हो तो हम उत्तर दिशा में चलेंगे तब वो गांव आएगा, जब हम दक्षिण दिशा में चलने लग जाएंगे तो वो गांव कब आएगा। इसी प्रकार हमारे साथ में होता है कि जो पढ़े वो उस एग्जाम से संबंधित तो होना चाहिए। बाबू देवकीनंदन खत्री 1861 से 1913 ईस्वी, 1861 में जन्म हुआ, 1913 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनके जो उपन्यास है महत्वपूर्ण है देवकीनंदन खत्री। मैंने आपको शुरुआत में बताया भी था कि देवकीनंदन खत्री क्या है, इसके बारे में बताया था। अगर आपको वो पॉइंट याद आ रहा है, जब हम शुरुआत की थी 3 पॉइंट मैंने बताए थे, ठीक है। तो देवकीनंदन खत्री क्या है आप मेरे को अगर याद आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, बाकी आगे आ जाएगा। चंद्रकांता 1891 ईस्वी, 4 भागों में। चंद्रकांता है वो 1891 ईस्वी में और 4 भागों में देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। चंद्रकांता संतति 2 है, एक चंद्रकांता संतति है, ये 1896 ईस्वी में, ये 24 भागों में। तो चंद्रकांता है तो याद रह जाएगा, चंद्रकांता नाम छोटा आ रहा है, 1891 में पहले है जो 4 भागों में। फिर आगे बढ़े हम तो उसके बाद में एक संतति शब्द जुड़ गया, चंद्रकांता संतति हो गया और उसको 1996 में हो गया, क्योंकि साल भी आगे बढ़ा और जो भाग वो भी आगे बढ़े तो 4 का 24 हो गया। इस प्रकार आप याद कर लीजिए। भूतनाथ 1908 ईस्वी में जो 6 भागों में है, प्रथम अधूरा उपन्यास है, यानी इनका जो प्रथम अधूरा उपन्यास है देवकीनंदन खत्री का, जो 1908 ईस्वी में 6 भागों में। काजर की कोठरी 1902 में,
अनूठी बेगम 1905 ईस्वी में। अब देखिए मैंने आपसे यहाँ पर पूछा था बाबू देवकीनंदन खत्री के बारे में, मैंने आपको एक लाइन बताई थी, वो क्या है? तो वो लाइन ये है, मोस्ट हो जाती है, ये लाइन मोस्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? ये हिंदी में तिलिस्मी एयारी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। तिलिस्मी एयारी उपन्यासों के जनक कौन माने जाते हैं? देवकीनंदन खत्री माने जाते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे थे दुर्गा प्रसाद खत्री, देवकीनंदन खत्री और दुर्गा प्रसाद खत्री, ठीक है, देवकीनंदन खत्री के पुत्र है, याद रह जाएगा। देवकीनंदन खत्री है, उसके पुत्र कौन है? दुर्गा प्रसाद खत्री। और इन्होंने क्या किया? जो भूतनाथ उपन्यास था, किसका था? देवकीनंदन खत्री का था, जो अधूरा रह गया था 6 भागों में, अंतिम 15 भाग को पूरा किया। यानी वो 6 भाग तक थे, तो वो उन्होंने वहां पर किए, और वो अंतिम उपन्यास था जो अधूरा रह गया था, उसको पूरा करने का काम है देवकीनंदन खत्री का। जो उपन्यास है भूतनाथ, उसको पूरा करने का काम दुर्गा प्रसाद खत्री ने किया था, जो उनके पुत्र थे। अंतिम 15 भाग को पूरा किया। और सफेद शैतान, ये इनके खुद का उपन्यास है, दुर्गा प्रसाद खत्री का। किशोरीलाल गोस्वामी 1865 से 1932 ईस्वी, हृदय हारिणी या आदर्श रमणी 1890 ईस्वी, लीलावती या आदर्श शक्ति 1901 ईस्वी। ये हिंदी ऐतिहासिक उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। ये लाइन पहले भी आ चुकी है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अलग मैंने आपको बताया था कि जो प्रथम है उपन्यास, वो सारे प्रथम उपन्यास थे, वो सारे उपन्यास एक जगह करके मैंने शुरुआत में आपको बता दिए। अब जो इनसे संबंधित जो मैटर है उसको हम देख रहे हैं। तो ये हिंदी ऐतिहासिक उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? किशोरीलाल गोस्वामी। ये आपको अच्छे से याद कर लेने, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनते हैं। गोपाल राम गहमरी 1866 से 1946 ईस्वी, अद्भुत लाश 1896 ईस्वी। इसके भी बारे में मैंने आपको एक लाइन बताई थी जहां पे शुरुआत की थी, तो वो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, बाकी आगे तो आएगी। अद्भुत लाश 1896 ईस्वी, गुप्तचर 1899 ईस्वी, सरकटी लाश 1900 ईस्वी, जासूस की भूल 1901 ईस्वी, देवरानी जेठानी 1901 ईस्वी, जासूस पर जासूसी 1904 ईस्वी, जासूस की एयारी 1914 ईस्वी। तो ये सारे जो उपन्यास है ये हमारे किसके? गोपाल राम गहमरी के हैं, गोपाल राम गहमरी के। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये हिंदी जासूसी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। तिलिस्मी एयारी जो उपन्यास है उसके जनक कौन है? देवकीनंदन खत्री। और जासूसी उपन्यास है उसके जनक कौन है? गोपाल राम गहमरी। तो आपको अच्छे से दिमाग में सारे अलग अलग सेट रखना है। अब आपके 9 नंबर पे आया अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध 1865 से 1945 ईस्वी, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी, बेनिस का बांका, अध खिले फूल 1907 ईस्वी। तीनों ही उपन्यास है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको इनकी जो रचनाएं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन है वो रचनाओं से संबंधित गलत हो जाती है। जैसे मान लिया किसी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ, आप उसकी डेट याद रख लेते हो, क्योंकि पत्रिकाएं कम ही है, साप्ताहिक थी, मासिक थी, वो याद रख लेते हो। दूसरी बात, इनसे संबंधित कोई मोस्ट लाइन है कि इसको कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, वो रचनाएं आप याद कर लेते हो। परंतु जो अलग जो रचनाएं होती है जो महत्वपूर्ण तो है पर उनपे किसी भी प्रकार का पुरस्कार नहीं दिया गया है, तो वो जो रचनाएं होती है उनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको गलत हो जाते हैं। आपको पता, जैसे मान लिया ठेठ हिंदी का ठाठ किसका उपन्यास है, तो आपको पता नहीं चलता है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का। तो इन रचनाओं को आप अच्छे से याद कीजिए। इसलिए मैंने यहाँ पर ज्यादा रचना डाल के वो कचरा नहीं किया है, वही किया है कि जो एग्जाम की दृष्टि में है और आप उसको अच्छे से याद कर सको। तो आप इनको अच्छे से याद कीजिए। दूसरी बात है, आपको ये भी याद रखना है कि जैसे ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास विधा की रचना है, ये उपन्यास है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि कहानी, उपन्यास, रिपोर्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी अक्सर गलत हो जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद करिए। अब इसके बाद में हमारा है प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास। तो इसके अंदर प्रेमचंद महत्वपूर्ण है, प्रेमचंद से लंबा चौड़ा वर्णन है। प्रेमचंद के जो सारे उपन्यास है वहां से क्वेश्चन बनते हैं कि ये उपन्यास किसका है, प्रेमचंद का। दूसरी बात, उनमें से वो क्वेश्चन बनते हैं कि उनकी जो विषय वस्तु है, उनके जो पात्र है, ये सारे, तो वो हम अच्छे से देखेंगे।
इनसे संबंधित वर्णन कम पूछा जाता है, इसलिए मैंने उपन्यास के नाम भी लिखे, क्योंकि प्रेमचंद को मुख्य माना है तो प्रेमचंद के सारे उपन्यास है उनमें से बीच में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लिया कोई लाइन कही है किसी ने तो ये किस पात्र ने कही थी, कौन कौन से पात्र है, ऐसे क्वेश्चन वहां से बनते हैं, तो हम अच्छे से देखेंगे। तो अगली क्लास के अंदर हम प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास है उसके बारे में देखेंगे। ये क्लास आपको अच्छी लगी है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आगे आपको इसी तरह का कंटेंट मिलता जाएगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आपको अच्छे से उसका बेनिफिट मिलेगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। आप लाइक करने में कंजूसी करते हो, लाइक जरूर किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।